चलिए, तो आज हम लोग सीजीपीएससी द्वारा 2026 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं सब प्रश्नों के आधार पर आगामी हमारा जो भी परीक्षा है, जैसे आपका अभी एई का एग्जाम है, सीजीपीएससी एसीएस का जो एई का एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसके लिए और इसके अलावा एसआई का जो एग्जाम मेंस का होने जा रहा है उसके लिए। तो उन सभी को ध्यान में रख करके सीजीपीएससी द्वारा अभी 2026 में जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है सीजीपीएससी एसआई का प्रीलिम्स हुआ है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही विस्तार से आपको मैं यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा। हमारा आज का जो उद्देश्य रहेगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से उसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को समझना। वो प्रश्न क्यों पूछा गया है, उसी प्रकार से और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो जो भी प्रश्न पूछा गया है क्या वो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो उसमें और क्या क्या पॉइंट है जिसको हम याद रखें। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी जो भी सीजीपीएससी का आगे एग्जाम होगा उनमें जो भी पैटर्न जैसा फॉलो किया जाएगा वो पुराने ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब कि रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं 2025-26 में, उन्हीं पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम में प्रश्न बनाया जाता है। तो अभी आप लोग जैसे कि सीजीपीएससी एसीएस एई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देखेंगे हो सकता है कि उन्हीं प्रश्नों से और घुमा फिरा करके प्रश्न बना के आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सभी क्वेश्चन को मैं बहुत विस्तार से समझाते हुए चलूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा, हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वहां पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर 8770183315 पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को हम देखेंगे। जैसे देखो, एक प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया था। प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न में ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति। देखो, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति हम लोग देखते हैं 2024 से 30। ठीक है, तो ये जो औद्योगिक विकास नीति है, हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक, इतने से इतने दिनों तक ये औद्योगिक विकास नीति चल रही है, छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक विकास नीति है वो। लेकिन इसके अंतर्गत अब डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाना प्रारंभ हो चुका है, मतलब कि इसके अंतर्गत और डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पूरी संभावना है कि सीजीपीएससी में और जो भी एग्जाम होगा उन सभी में प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, इसमें से जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सब पूछा जा सकता है। तो औद्योगिक विकास नीति जो भी है, इसमें स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि की कॉर्पस फंड स्थापित की गई है, ये पूछा जा रहा है। मतलब कि हमसे क्या पूछा गया है, कॉर्पस फंड पूछा गया है। अब ये कॉर्पस फंड होता क्या है और क्यों स्थापित की गई है, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, हमको यहाँ पर ऑप्शन में 10 करोड़ दिया है, 25 करोड़ दिया है, 50 करोड़ दिया है, 100 करोड़ दिया है। अब इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर इसको ध्यान देना होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 तक का जो है, इसमें क्या किया जा रहा है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो देखो, स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस जो भी स्टार्टअप जो भी इकाई है उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत एक कॉर्पस फंड स्थापित स्थापित किया गया है। क्या किया गया है, कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है। अब ये जो कॉर्पस फंड है, इसमें 50 करोड़ का ये फंड को स्थापित किया गया है, मतलब इसमें जो भी अमाउंट है वो कितना है, 50 करोड़ है। इसी को एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जो कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है ना, जितना भी जो स्टार्टअप इकाई है उनको बढ़ावा देने के लिए, तो उस फंड में कितने अमाउंट है, मतलब कितने अमाउंट के फंड को स्थापित किया गया है, वो पूछा गया है। तो कितना है वो, 50 करोड़ है। तो हमारा तो आंसर ठीक है, 50 करोड़ आ जाएगा। अब थोड़ा और इसको समझिए। राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ का यह फंड सीधे तौर पर स्टार्टअप को सहायता देने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, जितना भी स्टार्टअप इकाई अभी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए जा रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये कॉर्पस फंड को स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य नए उद्योगों को प्रारंभिक पूंजी की कमी से होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है ना। स्टार्टिंग में जब कोई भी स्टार्टअप स्थापित किया जाता है तो वहां पर फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा होता है, तो उस वो इशू ना हो ये सोच करके ये फंड को स्थापित किया गया है। ठीक है, कॉर्पस फंड को। ठीक है, जिससे क्या हो, राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में मिले इस वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सीएसआर है,
है ना, यहाँ पर हो सकता है ये छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, फिलहाल ये अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पीडीएफ में आप लोग चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, है ना, ये अब उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको मैं समझाता हूँ। स्टार्टअप पैकेज देखो, तो यहाँ पर जो भी स्टार्टअप पैकेज जो दिया जाएगा, स्टार्टअप जो भी किया जा रहा है उनको कॉर्पोरेट फंड के तहत अगर फंडिंग किया जा रहा है, पैकेज अगर दिया जा रहा है, तो वहां पर होता क्या है, देखो कैसे फंड किया जाता है। तो हो सकता है ये अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कॉर्पस फंड के तहत जो स्टार्टअप है उनको किस प्रकार से फंडिंग किया जाता है, कितने चरणों में किया जाता है, या फिर कितना कितना फंड किया जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो होता है सीड फंड, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कोई बीज बोते हैं ना, तो शुरुआती दौर पर जो फंडिंग करते हैं, है ना, शुरुआती दौर पर जब हम बीज के लिए जो भी क्या करते हैं वहां पर बीज को पानी देते हैं, खाद डालते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सीड फंड यहाँ पर नाम दिया गया है। मतलब कि स्टार्टअप इकाइयों को सबसे शुरुआत में जो फंड किया जाएगा स्टार्टअप के दौरान, शुरू हो रहा है उसी दौरान, तो इसको सीड फंड बोला गया है। तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की शुरुआत को, मतलब मान्यता प्राप्त जो भी स्टार्टअप शुरू किया जाएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टार्टअप शुरू कर दे, नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो मान्यता उनको अगर मिल जाती है और वहां पर स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है, उस स्टार्टअप को अगर मान्यता मिल गई, है ना, जो भी शुरू किया जा रहा है उसको, तो शुरुआती स्तर पर क्या, यहाँ पर 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टार्टअप जब प्रारंभ किया जा रहा है तो वहां पर उसको अगर अप्रूव कर दिया गया, मानकर चलिए स्टार्टअप ठीक है, वहां पर उसको आगे बढ़ाया जाए, तो वहां पर सबसे पहले कितना दिया जाएगा, 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, कॉर्पस फंड के तहत कितना दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए सबसे शुरुआत में, जो कि सीड फंड के नाम से इसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका उपयोग उत्पादन, विकास करना, अनुसंधान, प्रोटोटाइप, प्रारंभिक संचालन आदि में किया जाएगा। मतलब कि शुरुआती दौर में जो भी फंडिंग रहेगा वो यहाँ पर कितना किया जा रहा है, 5 लाख रुपए किया जाएगा। इस 5 लाख रुपए में जो भी स्टार्टअप इकाई है उसको काफी मदद मिलेगा, ये बोला जा रहा है। अब इसके बाद स्टार्टअप जो भी किया गया है वो ढंग से चल रहा है, सही तरीके से अगर चल रहा है, तो प्रथम परिचालन समर्थन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, प्रथम परिचालन मतलब कि वहां पर जो पहला फंडिंग किया जाएगा किसके लिए, उसको संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, ये तो स्थापित करने के लिए था। अब यहाँ पर जो परिचालन समर्थन है वो 6 महीने के लिए किया जाएगा, मतलब पहले जो 6 महीना रहेगा उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, पहले 6 महीने के लिए, तो उत्पादन या सेवा शुरू करने के बाद पहले 6 महीने के लिए क्या किया जाएगा, 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए तक का क्या किया जाएगा, परिचालन विकास समर्थन प्रदान किया जाएगा। मतलब कि पहले तो स्थापित कर रहे हैं, तो स्थापित करने के लिए दिया गया, मतलब कि वो जो स्टार्टअप है वो रेडी हुआ, 5 लाख रुपए यहाँ पर फंडिंग किया गया था, 5 लाख रुपए का लगा करके, और अपने से जो भी पैसा लगा करके जो भी वहां पर स्टार्टअप करने वाले हैं वो स्टार्टअप के लिए एक उद्योग स्थापित कर लिया। अब उद्योग तो स्थापित हो गया, अब उसको रनिंग कॉस्ट भी चाहिए, उसको संचालित करने के लिए परिचालन अमाउंट भी चाहिए। तो परिचालन के लिए वहां पर रनिंग कॉस्ट लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर 3 लाख रुपए और दिया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, 3 लाख रुपए सरकार के द्वारा, और ये कॉर्पस फंड के तहत और दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर द्वितीय परिचालन समर्थन रहेगा जो कि 18 महीने के लिए रहेगा, इसमें फिर से 3 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले 6 महीने के लिए के बाद अगले 18 महीने के लिए 3 लाख रुपए तक का समर्थन इस प्रकार से किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो पहले 6 महीने के लिए यहाँ पर 3 लाख रुपए, और फिर से जो 6 महीने के बाद फिर अगले 18 महीने के लिए क्या किया जाएगा, इस प्रकार से 3 लाख रुपए फिर से वहां पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी स्टार्टअप इकाई रहेगा उनको यहाँ पर फंडिंग किया जाएगा। ठीक है, अब सहायता को उपयोग, मतलब जो भी यहाँ पर कॉर्पस फंड के तहत जो अमाउंट दिया जा रहा है उसको कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाएगा। तो देखो, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, हाँ स्वाभाविक सी बात है, जो भी वहां पर स्टार्टअप इकाई है उसमें कर्मचारी तो रहेंगे, वर्कर रहेंगे, तो उनको वेतन देने के लिए, मार्केटिंग के लिए, उत्पादन में सुधार के लिए, तकनीकी विकास के लिए, कार्यालय संचालन संचालन के व्यय के लिए, मतलब जो भी वहां पर ऑफिस वगैरह रहेगा उसके व्यय के लिए, ठीक है, खर्च के लिए, ऐसा है। तो इस तरीके से ये जो भी है ना, 50 करोड़ रुपए का जो विशेष कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है, ये हमको समझना था। अब यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, देखो ये प्रश्न जब पूछा गया है तो हो सकता है इसमें ये जो आपका, जो मैं भी बताया हूँ, सबसे शुरू में क्या किया जाएगा, सीड फंड दिया जाएगा 50 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए का, है ना, इस प्रकार से 5 लाख रुपए का। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रथम परिचालन के लिए दिया जाएगा 3 लाख रुपए, और फिर से द्वितीय परिचालन के लिए फिर से 3 लाख रुपए दिया जाएगा। तो कितने कितने दिनों में दिया जा रहा है इसको भी याद रखेंगे। पहले तो यहाँ पर जब उसको स्थापित कर रहे हैं तो उसके बाद 6 महीने जो उसके रनिंग जब रहेगा, मतलब पहले स्टार्ट करेंगे उससे लेकर के 6 महीने तक, और फिर से उसके बाद 18 महीने तक, तो इस तरह से 3 स्टेज में इसको दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर हमारा जो कॉर्पस फंड पूछा गया था, है ना, कितने रुपए की कॉर्पस फंड स्थापित की गई है ऐसा पूछा गया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है, जितना भी जो स्टार्टअप इकाई है उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दिया है उसको समझिए। पहला यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ मतलब अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 1987 को की गई है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अगला क्या बोला जा रहा है इसमें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 1984, तो ध्यान रखेंगे 1984 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 1987 वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का पुरस्कार दिया गया है, किसको, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है, ये भी सही बात है। जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना, उसको 2026 में बहुत अच्छा अच्छा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 2025-26 में। ध्यान रखेंगे, पहला चीज तो याद रखेंगे, 2026 में सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के रूप में उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इसको चावल समग्र अनुसंधान केंद्र के रूप में क्या हुआ है, भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाला पॉइंट है, आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर स्थापित कब हुआ था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, 1987 में। तो हमारा 1, 2 और 4 ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, देख लो 1, 2 और 4 किस में है, ऑप्शन सी में हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी में, और पूरी संभावना है कि इसी प्रकार से और भी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जो विश्वविद्यालय है वहां से प्रश्न पूछे जाए, और खास करके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न इसलिए पूछा गया है, इसमें डीप में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिले हैं इसलिए पूछा गया है। लेकिन अब हो सकता है कि जब इंदिरा गांधी से प्रश्न पूछा गया है तो हमारे छत्तीसगढ़ के और भी ऐसे विश्वविद्यालय वगैरह हैं, उन सबको मतलब उन सब से प्रश्न भी पूछा जाए। तो क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्रश्न बन सकता है। लेकिन देखिए अभी जो हम लोगों ने समझा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो आईजीकेवी है कहाँ है, रायपुर में है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आईजीकेवी जो मुख्यालय है रायपुर में, स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में जब देखें ना तो एक ही ऑप्शन गलत था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 1984 में हुई, ऐसे लिखा था, जो कि गलत है। ठीक है, स्थापना कब हुई है, 1987 में हुई है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है 20 जनवरी 1987 को, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। अब देखो इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड, और इसकी शुरुआत मतलब ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी शुरुआत 1903 में स्थापित लाभांडी फार्म से हुई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ना, एक लाभांडी फार्म, लाभांडी वाला क्षेत्र है तो उस लाभांडी में फार्म स्थापित किया गया था, है ना, खेत जैसा एक ऐसा होता है ना, कृषि फार्म होता है, इसी प्रकार से स्थापना हुई थी 1903 में। और वहीं से फिर ये आईजी के भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो, इसका मतलब इसकी स्थापना फिर 1987 में की गई। शुरुआती तौर पे ये एक फॉर्म के तौर पे स्थापित किया गया था 1903 में, याद रखेंगे। बाद में जाकर के क्या हुआ है, ये 1987 में अनुसंधान केंद्र मतलब कि आईजी के भी बना है ना, विश्वविद्यालय बना है, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा इस प्रकार से इसको दिया गया। अब ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना, इसको अभी 2026 में याद रखेंगे कुछ अवार्ड ऐसे मिले हुए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि देखो क्या क्या मिला हुआ है, कौन कौन सा पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, प्रश्न पूछा गया है अभी 2026 में, एसआई प्रीलिम्स में, मतलब आपका सीजीपीएससी एसआई में पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में इस प्रकार से इसको राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखेंगे। और धान की किस्मों के संरक्षण और जैव विविधता में योगदान के लिए 2025-26 में प्रतिष्ठित स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड भी मिला है। ठीक है, स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड भी इसको मिला है। तो ये पॉइंट को भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हालांकि आपको छोटा दिख रहा है
लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब ये दोनों क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मतलब ये जब क्वेश्चन में शामिल किया जा सकता है, इसको शामिल किया जा सकता है, तो क्या इसका दोबारा क्वेश्चन नहीं बनेगा? मतलब यहाँ पर इसको क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कि अगला जो भी एग्जाम हो उसमें 2000 मतलब ये 2025-26 का ही करंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि छत्तीसगढ़ के कौन से विश्वविद्यालय है जिसको स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है। ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो याद रखेंगे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो, तो इंदिरा गांधी के बारे में इतना सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद अच्छा, यहाँ पर रायपुर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, ठीक है, कहाँ पर? इसी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। इस प्रकार से आपको IGKVR-ABI जो सेंटर है वो देखने को मिलेगा, है ना। फिलहाल चलो, ये तो फिलहाल अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये जो है, ये जो फैक्ट आपको दिख रहा है, ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का है, ठीक है। किसका है ये? गुरु घासीदास, जो कि बिलासपुर में है। जीजीओ के बारे में फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, वो तो IGKV में था, मतलब IGKV का था। यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में फैक्ट को इसलिए दिया लिखा गया है क्योंकि जब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है, तो गुरु घासीदास को भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है, तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। तो देखो 2025-26 में इसको भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया गया। एक सम्मान का पूरा नाम है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से नाम लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर को बिलासपुर के कुलपति आचार्य आलोक कुमार चक्रवाल को भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस प्रकार से हैं, आचार्य आचार्य आलोक कुमार चक्रवाल, ठीक, कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस प्रकार से ऐसा है। तो हो सकता है यह भी प्रश्न कभी पूछा जाए, याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग अगला हमारा क्वेश्चन है उस पे आते हैं। ये जो भी पॉइंट है अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और अपना जो गुरु घासीदास उसके बारे में। अच्छा, ये हमारे एप्लीकेशन में कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, ये सभी कोर्स हम लोग अभी रिसेंट के जो भी कोर्स हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सबसे अभी स्पेशल कहें तो रिसेंट पे जो एग्जाम होगा आपका CGPSC ACS का, उसके लिए यहाँ पर ये वाला बैच चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें पूरा नॉन टेक को कवर किया जाएगा। वो ACS के लिए जो फर्स्ट पेपर आपका है उसमें 150 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उसमें जितने भी नॉन टेक का जो पोर्सन है, छत्तीसगढ़ GS, इंडियन GS, जितने भी पॉइंट है सबको वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, सबको कंप्लीट रूप से यहाँ पर हम सिलेबस कवर करवा के बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज नोट्स भी मिल रहा है और वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है, सभी कंप्लीट रूप से वीडियो टेस्ट नोट्स सब एक साथ कंबाइन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। लाइव क्लासेस भी चलाया जा रहा है एग्जाम को ध्यान में रख करके। तो 1 महीना करीबन बचा हुआ है, अगर चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके लाइव क्लासेस में या फिर जो भी हमारे पास मटेरियल है उन सबसे तैयारी करना, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग नॉन टेक का तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ नॉन टेक का क्लासेस अवेलेबल है, ध्यान रखेंगे। टेक्निकल को आपको खुद से करना पड़ेगा। नॉन टेक में अभी जितने भी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उन सबको दिक्कत हो रहा है, इस वजह से ये बैच को स्टार्ट किया गया है। नॉन टेक को बहुत शानदार तरीके से कवर करवा रहे हैं। शिक्षक भर्ती का बैच चला रहे हैं, है ना। मैथ्स के स्पेशल क्लास हमारी यहाँ कल्पना मैडम के द्वारा लिया जा रहा है। तो ये मैथ समूह के लिए है, पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें रहेगा। आपको वर्ग 2 के लिए जितने भी सब्जेक्ट वहां पर पूछे जाएंगे सारे सब्जेक्ट को हम लोग वहां पर कवर करेंगे। इसी प्रकार से आपका साइंस ग्रुप के लिए इसी प्रकार से CG व्यापम का बैच है, प्रयोगशाला परिचारक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का बैच अभी चल रहा है। CGPSC प्रीलिम 2026-27 का बैच चल रहा है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन देखेंगे, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन है। इसी प्रकार से और बहुत सारे बैच यहाँ पर देखेंगे, तो इस तरीके से है ना। विज्ञान ग्रुप का आपको ये शिक्षक भर्ती का बैच है, और भी बहुत सारे अलग अलग सेपरेट बैच भी चलाया जा रहा है, तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, तो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग डायरेक्ट चाहे तो एप्लीकेशन में जाकर के कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, या फिर हमारा मोबाइल नंबर 8770183315, इसमें आप लोग मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज करिए, हम लोग डिटेल आपको जानकारी दे देंगे। देखिए, तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको समझिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़, एक मिनट, हाँ, ठीक, छत्तीसगढ़ इस राज्य को प्राप्त करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन हमको देखने को मिल गया, पहला और दूसरा। देखो, मतलब यहाँ पर तो हमको इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है वो बताना है।
है ना। तो यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, लास्ट वाले ऑप्शन को हम देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या सही है। देखो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार दिया गया, ठीक सही बात है ये। छत्तीसगढ़ इस राज्य छत्तीसगढ़ ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है, ठीक है, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार केवल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, तो केवल शब्द जो दिया हुआ है ना, यही हमको नेगेटिविटी यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कि ऐसा फील करवा रहा है कि ये जो ऑप्शन है गलत हो सकता है। पुलिस का काम सिर्फ आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना नहीं है, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। अब इसके इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखो छत्तीसगढ़ पुलिस को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, इसके अलावा उग्रवाद विरोधी अभियानों को संचालित करने, इसके अलावा लोक सेवा में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भी आप ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन को जब ध्यान से देखोगे तो हमको ये ऑप्शन सही नजर आ रहा है ना। पढ़ने से भी हमको लग रहा है कि ये सही है। इसमें से क्या क्या बोल दिया है, केवल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए, तो पुलिस का काम केवल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना नहीं है, पुलिस का बहुत सारा काम होता है, ठीक है, बहुत सारा काम होता है। तो उग्रवादी विरोधी जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, नक्सलवाद के खिलाफ आप देखें तो बहुत सारा अभियान अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो लोक सेवा के क्षेत्र में भी बहुत सारे उत्कृष्ट काम किए जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के द्वारा, है ना। हालांकि जमीनी स्तर पर जो भी चीजें हैं वो सही से लागू नहीं हो पाती, सही से ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पाती है, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बट ठीक है, पुस्तकों में जो भी चीजें हैं उसको पढ़ रहे हैं, तो ये ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी यहाँ पर एक दो और चार जो है वो सही है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है, एक दो और चार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश नहीं करिएगा, एप्लीकेशन में पीडीएफ को डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा, बढ़िया तरीके से सब कुछ इसमें इस तरीके से क्वेश्चन भी है और हर चीज को इसमें डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल डोंगरगढ़ के संदर्भ में सत्य कथन। अब देखो यहाँ पर ना कुछ आपका इतिहास के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब कि हम छत्तीसगढ़ का जब जिला दर्शन वगैरह पढ़ते हैं या फिर छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ते हैं, तो बहुत सारे मंदिरों वगैरह को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल के बारे में बात करते हैं। तो अभी से जीपीएससी इन चीजों पे ज्यादा फोकस करके प्रश्न बना रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी आपका 2026 में 27 में जितने भी एग्जाम होंगे, खास करके आपका ये जो अभी एसीएस का बता दिया, अगला जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको मैं बता दिया, अभी आपका एसआई का मेंस होने वाला है उसके लिए उसको देख लिया, और सीजीपीएससी द्वारा और जो भी एग्जाम लिए जाएंगे उसमें इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। धार्मिक स्थल को जो भी पौराणिक स्थल या फिर धार्मिक स्थल वगैरह है वहां से एकदम डीप में जा करके छोटी छोटी चीजों को भी प्रश्न वहां पर बना करके पूछा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर चार पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर बहुत बारीक बारीक चीजों को यहाँ पर प्रश्न बना करके पूछा गया है, तो इसको समझते हैं हम। देखिए, तो ये वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या हुआ इसको, चलिए कोई नहीं। देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल डोंगरगढ़ के संदर्भ में हमको क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। यह मैकल पर्वत श्रृंखला में संलग्न है, या फिर यह मैकल पर्वत श्रृंखला में से संलग्न है बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का ये वाला पार्ट जो कि मैकल पर्वत हम लोग पढ़ते हैं ना, और डोंगरगढ़ भी इसी, यहाँ पर राजनांदगांव इस प्रकार से इसी वाले क्षेत्र में डोंगरगढ़ है। तो हाँ, ये कथन जो है सही है। तो देखो कैसे ये पहाड़ी को रिलेट करके डोंगरगढ़ का प्रश्न बनाया गया है ना, ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैकल पर्वत के आसपास जितने भी है ना मंदिर वगैरह है, वो सभी चीज को आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इसका प्राचीन नाम कामावतीपुरी है, ठीक है, ये सही बात है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आपको वैसे भी डोंगरगढ़ के बारे में जब भी मैं बताता हूँ तो कामावतीपुरी उसके बारे में बताता ही हूँ कि हाँ इसका प्राचीन नाम, ठीक। ये पॉइंट तो याद होना ही चाहिए। यहाँ प्रति वर्ष 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। यहाँ पर 30 फुट जो बौद्ध की प्रतिमा बनाई गई है वहीं पर क्या की जाती है, प्रति वर्ष 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सम्मेलन होता है वहां पर, इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन कह सकते हैं। तो ये प्रतिवर्ष 6 फरवरी को होता है। अब इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे, यहाँ चंद्रगिरी जैन तीर्थ स्थल में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर है, ये पॉइंट भी सही है। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये जो क्या है, डोंगरगढ़ है,
डोंगरगढ़ में आपने एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट देखा, बौद्ध सम्मेलन होता है यहाँ पर 6 फरवरी को, ये हम लोगों ने देखा। 30 फीट ऊंची बौद्ध की प्रतिमा है, ये हम लोगों ने देखा। इसी डोंगरगढ़ में हम लोगों ने क्या देखा, तीर्थंकर हैं, है ना, मतलब जैन तीर्थंकर, जो 8वें तीर्थंकर हैं, क्या नाम है इनका, तीर्थंकर चंद्र प्रभु, इनका मंदिर है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बमलेश्वरी माता का मंदिर देखते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डोंगरगढ़ में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इन तीनों धर्मों का समावेशन हमको देखने को मिलता है। वहां पर तीनों धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां, कुछ मंदिर और कुछ जो भी चीजें हैं, जो भी धार्मिक जगह है, वो हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस वजह से डोंगरगढ़ को विशेष करके आप लोग याद रखेंगे और कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सा जगह है जहां पर इस तरीके से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित जो भी साक्ष्य वगैरह है, फिर जो भी मंदिर वगैरह है, वो पाया गया है। वीडियो में आपको मैं जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो वहां पर बहुत डिटेल में समझाया हूँ। 2-3 जगह जो भी है उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि इस जगह पर ऐसा ऐसा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है ना, ये क्वेश्चन भी क्या है, मजेदार क्वेश्चन है। ये मैंने क्या बोला कि आपको इतिहास से क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, है ना, हिस्ट्री से ऐसा शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग क्या किए हैं, गलत किए हैं, मैक्सिमम लोगों से गलत हुआ है, क्योंकि सीजीपीएससी ने घुमाया है प्रश्न में, लोगों को बेवकूफ बनाया, उल्लू बना दिया सीजीपीएससी ने, ऐसा कहेंगे। जैसे कि देखो सही कथनों को चयन कीजिए बोला जा रहा है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते हैं। तो जो भी हिस्ट्री पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, लोगों को यही लगता है कि हाँ, दक्षिण कौशल तो पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, ये उतना दिमाग नहीं लगाते, लोग मार देते हैं जो भी ऑप्शन है उसको। लेकिन नहीं, वैदिक काल में नहीं कहते इसको, ठीक है, याद रखेंगे। वैदिक काल में नहीं कहते थे इसको, रामायण काल में दक्षिण कौशल कहते थे, है ना। लव और कुश के नाम से यहाँ पर उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, इस प्रकार से उसको बांटा गया था। ठीक है, तो इसलिए दक्षिण कौशल, है ना, माता कौशल्या के नाम से भी याद रख सकते हैं दक्षिण कौशल। तो इस प्रकार से दक्षिण कौशल इसको रामायण काल में कहते थे, हम ये कहेंगे। चितवा डोंगरी से प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ठीक है, सही बात है। ये मैं आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास, जब शुरुआत ही हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, तो वहीं पर मैं आपको पढ़ाता हूँ पाषाण काल। पाषाण काल में ही हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, इस प्रकार से चितवा डोंगरी में क्या, प्राग ऐतिहासिक कालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। इसके अलावा देखो, तो कुमारगुप्त ने छत्तीसगढ़ पर भीषण आक्रमण किया, ये बोला जा रहा है। ऐसा तो फैक्ट छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, डर ही डर में, हो सकता है ये भी सही होगा, हमको भले ही जानकारी नहीं है, सोच करके इसको भी सही मार देते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है कुमारगुप्त के बारे में, ऐसा कोई विशेष जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में हमको, छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। हाँ, समुद्रगुप्त अगर यहाँ पर दिया रहता, अच्छा, समुद्रगुप्त का जब ये प्राग प्रशस्ति वाला जो अभियान था, है ना, दक्षिण विजय अभियान था, दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आक्रमण उनके द्वारा किया गया था। तो समुद्रगुप्त अगर लिखा रहता तो हो सकता है कि हम इसको सही लेते, बट यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, गलत लेंगे। अगला देखो, मराठा काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार सुशासन व जन कल्याण को अधिक महत्व देते थे, ये बोला जा रहा है। तो जितना भी जो सूबेदार मराठा कालीन नियुक्त किए जाते थे, सूबेदार को नियुक्त किया गया है, तो क्या वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों के लिए भलाई का काम करेगा क्या, सुशासन करेगा क्या, या जन कल्याण का काम करेगा क्या, ऐसा नहीं। ठीक है, उनका स्वयं का स्वार्थ होता था, इस वजह से क्या होते थे, वो सूबेदार के रूप में नियुक्त होते थे। स्वयं वहां पर अपने आप को क्या करने के लिए, वहां पर किसी को पावर दिया जा रहा है पूरे क्षेत्र को संभालने के लिए, पूरे सूबे को संभालने के लिए, तो क्यों कोई नियुक्त नहीं होगा, है ना। उनका काम मुख्य रूप से क्या रहेगा, वहां का जो भी शासन प्रशासन है उसको संभालना, कर वसूलना, ऐसा था। तो स्वयं के भलाई के लिए था, बट ऐसा नहीं है कि सुशासन करना या फिर जन कल्याण करना, ऐसा कोई इनका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, मराठा काल के दौरान ऐसा बोला जा रहा है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन इतना गजब का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पूछा गया है। ये मानकर चलिएगा कि अभी आपका एसीएस के एग्जाम में, है ना, सीजीपीएससी एई वाला जो एग्जाम होने वाला है, उसमें इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास से कुछ ना कुछ एक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें लोगों को इस तरीके से घुमाया जाएगा कि क्वेश्चन सबसे गलत हो जाए। तो एकदम सभी इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को खोल करके आप थोड़ा सोचिएगा कि जो जो हमने पढ़ा है वो सारे पॉइंट क्या इसमें है या नहीं है तो ठीक है, नहीं हो तो उसको गलत मारते चलिएगा। ठीक है, मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास जो 8 घंटे का वीडियो बनाया है, उसमें बहुत डिटेल में आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझाया था, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ उसमें हमने डिस्कस कर दिया है।
केवल उसको भी अगर आप लोग देख लेंगे ना, तो इतिहास से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये कितना मजेदार क्वेश्चन था देखिए। ये पॉइंट हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, ये पॉइंट हमने कभी नहीं पढ़ा है, हाँ ये पॉइंट हमने पढ़ा है, ये वाला पॉइंट भी हमने कभी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा है लेकिन इसको हम लोग रामायण काल में पढ़ा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो गलत है उसको गलत मारते हुए चलना है। डर में आप सभी को सही सही नहीं मार देंगे। बहुत लोग क्या किए हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन दो को, ऑप्शन बी को मार के आए हैं। ठीक है, एक से अधिक क्वेश्चन सही होगा ऐसे बोल करके। चलो अब फिर से यहाँ पर देखो एक और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, मैंने बोला ना सीजीपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन पूछने में या फिर क्वेश्चन बनाने में कभी भी कामचोरी वाला काम नहीं करता। सीजीपीएससी नए नए क्वेश्चन बनाने या फिर मजेदार क्वेश्चन बनाने, कूट वाले क्वेश्चन बनाने, फंसाने वाले क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है और अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश व छत्तीसगढ़ में इनसे संबंधित स्रोतों के संबंध में सही कूट का चयन करना है। मैंने बोला ना कूट वगैरह वाले क्वेश्चन बनाते हैं। मौर्य काल का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मौर्य काल का देखो क्या पढ़े हम लोग, अकलतरा व ठठारी से सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सातवाहन का किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख पढ़ते हैं। सातवाहन कालीन किरारी का काष्ठ स्तंभ पढ़ते हैं, जिसको रायपुर के जो महंत घासीदास संग्रहालय है वहां पर रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ देखते हैं और गुंजी का शिलालेख देखते हैं जो कि सातवाहन कालीन है। गुप्त वंश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि बानावरद व पिटाईवल्द से सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, दुर्ग के बानावरद और पिटाईवल्द से क्या हुआ है, सिक्का प्राप्त हुआ है गुप्त वंश कालीन। कुषाण वंश के बारे में क्या देखते हैं कि तेलीकोट बिलासपुर मतलब तेलीकोट व बिलासपुर से सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, तो इस प्रकार से कुषाण वंश के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, बस यही है तेलीकोट और बिलासपुर से सिक्का प्राप्त हुआ है, खत्म बात। ठीक, तो देख लीजिए, मिला लीजिए, एक का 3 है, एक का 3, बी का 1 है ना, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए ही इसका क्या है, सही है। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। आर्यवर्त के प्रथम युद्ध का उल्लेख गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख में मिलता है। देखो ये क्वेश्चन भी है। अब इसको भी आप आर्यवर्त के प्रथम युद्ध, अब इसके बारे में तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं पढ़े हैं। अब क्या करें, इसको कैसे बनाएं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या नाम आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा, है ना। हालांकि छत्तीसगढ़ के इतिहास को थोड़ा सा डीप में जाकर पूछे, इसी वजह से आर्यवर्त के प्रथम युद्ध के बारे में इस प्रकार से पूछा गया है। तो इसमें गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख में मिलता है। देखो तो यहाँ पर एक तो समुद्रगुप्त का क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभियान हम लोग देखते हैं ना, इलाहाबाद अभिलेख में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का नासिक, देखो हम लोगों ने ये नासिक अभिलेख के बारे में नहीं पढ़ा है ना। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसके बारे में पढ़ा है, और यही एक चर्चित अभिलेख है और बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है। तो जानकारी इसी में होगी, तो आपको इसी को लगाना था। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है, नहीं लेना है, गलत। मतलब कि यहाँ पर इन सबको फंसाने के लिए आपको दिया गया, स्कंदगुप्त फंसाने के लिए दिया गया, समुद्रगुप्त का नासिक प्रशस्ति दिया, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है। हम जो पढ़े हैं प्रश्न वहीं से बनेगा। सीजीपीएससी क्या करता है, उसी से इर्द गिर्द घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते। ठीक है, तो इस तरीके से ये था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझिए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के संदर्भ में मतलब संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन है। सीजीपीएससी चाहता तो एक लाइन का छत्तीसगढ़ के जनजाति के क्वेश्चन बना सकता था, या फिर छत्तीसगढ़ की जनजाति से इतना सारा क्वेश्चन जो पूछा गया ना, वहां से जनजाति वाला क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नहीं। सीजीपीएससी ने क्या किया, छत्तीसगढ़ के जनजाति को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा है, और करंट अफेयर से, वो भी नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे रिलेट करके पूछा है। मतलब कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसको तैयार किया गया था, ध्यान रखिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़िए। पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान न्याय अभियान में प्रदेश के 18 जिलों में संचालित है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में संचालित है। क्या संचालित है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, है ना, जनजाति न्याय अभियान। यहाँ पर आप देखेंगे इसी को तो क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। ठीक है, अच्छा महाअभियान ऐसे लिखेंगे। आप इसको थोड़ा सा डिकोड करिए, है ना, पीएम
जनजाति, है ना, जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। ठीक है, इसको आप डिकोड करेंगे तो क्या आ रहा है, पीएम जनमन, ध्यान से इसको पढ़िए, है ना, पीएम जनमन ऐसा आ रहा है। पीएम जनमन, पीएम जनमन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पीएम जनमन आपने क्या है कई बार कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा दिया गया है ना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब यही है कि पीएम जनमन। तो ये जो पीएम जनमन है ना, पीएम जनमन जो अभियान चलाया जा रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में चलाया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं आगे देखेंगे, है ना, वहां वो जिले हैं जहां पर जनजाति की बहु मतलब जनजाति अधिक है और जनजाति में पिछड़ी जनजाति ज्यादा है। उन जिलों को यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है, वहां पर चलाया जा रहा है। तो आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान प्रदेश के 18 जिलों में चलाई जा रही है, सही बात है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, है ना, महाअभियान प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए संचालित है, जब बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी सही बात है। क्या है, सिर्फ विशेष पिछड़ी, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक। तो ये भी क्या है, सही बात है। मैंने बोला अभी आपको जितने पीवीटीजी हैं, मतलब कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनके लिए इस अभियान को चलाया गया है। और उन जनजातियों को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय मतलब न्याय अभियान के अंतर्गत, मतलब यही पीएम जनमन के अंतर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति, मतलब जितना भी विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको पक्का आवास, कितने का आवास, 2 लाख रुपए प्रति इकाई, मतलब एक आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपए का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, समर्थन राशि दिया जा रहा है। ठीक, अनुदान राशि दिया जा रहा है, ऐसे बोलेंगे। तो अनुदान इस प्रकार से दिया जा रहा है कि इनको, जितने भी जो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको घर बनवाने के लिए कितना दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है। किसके अंतर्गत दिया जा रहा है, पीएम जनमन के अंतर्गत दिया जा रहा है। चलो अगला पॉइंट और यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। तो देखो यहाँ 3 ही पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही है। यहाँ पर उपरोक्त में से सभी कथन हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन को, मतलब तीनों पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, आपको और डिटेल में मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो मैंने क्या बोला कि पीएम जनमन, है ना, पीएम जनमन इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी, है ना, न्याय महाअभियान, इस तरीके से। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप निकालेंगे तो ऐसा है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान से। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति, मतलब कि जो पीवीटीजी है, इनके समग्र विकास हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है। क्या है, महत्वपूर्ण योजना, किसके लिए, जितने भी पीवीटीजी हैं, जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनके विकास के लिए ये योजना को चलाई जा रही है। मतलब केंद्रीय स्तर पर यह योजना, याद रखें ना। उद्देश्य क्या है, तो दूरस्थ और पिछड़े आदिवासी समुदाय को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने तथा उसके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए इस योजना को चलाई जा रही है। इसमें ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार की योजना है, तो योजना का जो स्वरूप है ना, केंद्र सरकार की इस योजना में 24,000 करोड़, देखो 24,104 करोड़, 24,104 करोड़ की लागत से संचालित की जा रही है इस योजना को। मतलब कि पीएम जनमन योजना को कितने से संचालित की जाए, कितने हजार करोड़, 24,000 करोड़ रुपए इसमें लगाया गया है। ठीक है, इतना लागत इस योजना के अंतर्गत आया है, क्योंकि जितने भी जनजाति हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनके लिए क्या किया जा रहा है, पक्का मकान बनवाया जा रहा है। 2-2 लाख रुपए का पैसा तो बहुत ज्यादा लगेगा, इस वजह से हैवी अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे अच्छा, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में बात करेंगे, देश में अगर हम बात करेंगे ना, तो 18 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में यह 75 पीवीटीजी, मतलब कि 75 प्रकार के जो जनजाति है उनके लिए संचालित है। ठीक, यहाँ पर अब देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में बात करेंगे ना, तो 18 विशेष, मतलब 18 जो विशेष जिले हैं, मतलब कि विशेष पिछड़ी जनजाति जहाँ पर निवास करते हैं, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में 18 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, वहां पर यह योजना संचालित की जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे। लाभार्थी कौन है, मतलब तो वही है पीवीटीजी, जितने भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, है ना, उनको क्या ये जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो था आपका पीएम जनमन था, इसमें और ये 2 लाख रुपए का क्या आवास, इस प्रकार से अनुदान राशि जो दिया जा रहा है उससे आवास बनेगा जनजातियों का, इस तरीके से है।
इसमें ध्यान रखेंगे अन्य जो सुविधाएं 11 प्रकार के अन्य सुविधाएं इस योजना के तहत दी जा रही है। पीएम जनमन के तहत ये 11 प्रकार के अन्य योजनाएं मतलब अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो दी जा रही है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि सुरक्षित पेयजल मतलब कि शुद्ध पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, आवास, मोबाइल कनेक्टिविटी, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक सुविधाएं, है ना। और उसके अलावा मतलब यही सबको मिलाकर इस प्रकार से 11 प्रकार की जो सुविधाएं हैं पीएम जनमन के तहत जनजाति वाले जो भी क्षेत्र है वहां पर ये सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आवास के अलावा वो जो भी चीजें हैं वो 11 सुविधाओं को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक एक पॉइंट को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ 11 सुविधाएं दी जा रही हैं ऐसे कम से कम याद रखेंगे। चलिए, तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया वही है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का हमको क्या करना है, चयन करना है। ठीक, तो क्या है कथन, क्या दिया गया है? राजिम का नाम, है ना, राजिम का प्राचीन नाम देवपुर था, ये बोला जा रहा है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये पॉइंट कभी मैं डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हाँ ये कथन जो है सही है। मतलब कि ये जो राजिम का प्राचीन नाम है वो क्या है, मतलब देवपुर था। ये बात सही है। ठीक है, बहुत सारे स्रोत में दिए हुए हैं, पुराने पुराने कुछ स्रोत देख सकते हैं, फिर नए कुछ गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक बुक वगैरह में चेक करेंगे तो ये कुछ हाँ कहीं पर एक का स्रोत में आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये कथन क्या है, सही है। राजिम को कमल क्षेत्र या पद्मपुरम भी कहते हैं। ये बात मैंने पहले पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि राजिम को क्या कहते हैं, कमल क्षेत्र और पद्मपुरम भी कहते हैं। जिला दर्शन वाले पॉइंट में जब मैं राजिम के बारे में डिस्कस करता हूँ ना, तो राजिम को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं, सब कुछ मैं डिस्कस करता हूँ। कमल क्षेत्र या फिर पद्मपुरम भी कहते हैं, मतलब कि ये कथन भी सही है। राजिम में भान देवल मंदिर है ये बोला जा रहा है, नहीं, राजिम में भान देवल मंदिर नहीं है। भान देवल और बाघल देवल जो मंदिर है ना, वो आपका राजिम में नहीं है, वो आरंग में है। कहाँ है ये, आरंग में, याद रखेंगे, हाँ रायपुर के आरंग में स्थित है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक और दो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बिजाल नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये बोला जा रहा है। तो जब भी आपसे ऐसे छत्तीसगढ़ के भूगोल से नदी वाला क्वेश्चन जब पूछेगा और नदी में इस तरीके से उटपुटांग कोई नदी का नाम दिया रहेगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, बहुत लोग हो सकता है कि एकदम डीप में पढ़े हैं, इंटरनेट वगैरह का पूरा खंगाल डाले हैं, तब कहीं जाकर इस क्वेश्चन का आंसर बना होगा। बट बुक वगैरह में क्वेश्चन अभी तक नहीं छपा था, क्योंकि सोन नदी के बारे में, सोन नदी के सहायक नदियों को ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम नदियों को पढ़ते हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही निकल करके जाती है ना, सोन नदी मिलती है, उन्हीं सहायक नदियों को हम पढ़ते थे। क्योंकि अब सोन नदी तो इस प्रकार से एमपी यूपी वाले क्षेत्र में चली जा रही है, तो उसके बारे में मतलब उसके सहायक नदी के बारे में हमको उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अब उन नदियों से पूछा जा रहा है, सोन नदी हमारे छत्तीसगढ़ से निकल रही है, अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकल रही है, इसलिए सोन नदी को अभी हम छत्तीसगढ़ के जो रिवर सिस्टम है वहां पर देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सोन नदी की सहायक नदियां तो याद होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट हमको नहीं पता था। बट एक अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी अभी हो क्या रहा है कि नए जब नदियों से जब क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो जनरली सरगुजा संभाग वाली कुछ नदियां हैं, चाहे वो रिहंद नदी का हो, चाहे यहाँ पर सोन नदी का हो, या फिर और कुछ एकदम डीप में जाकर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्योंकि सरगुजा संभाग की नदियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, नदियां हैं बट जानकारी नहीं, लेकिन वहां से क्वेश्चन अब बन रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य वाले क्षेत्र में महानदी, शिवनाथ नदी, इन सब की जितनी नदियां हैं, छोटी छोटी भी नदियों को आपने जान लिया है, पढ़ लिया है। ये नदी के बारे में हम नहीं जानते थे, ये जो नदी है, ये जो सोन नदी उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान रखेगा सरगुजा संभाग को, सरगुजा संभाग से प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। अब उसके भी और कुछ कारण हैं, है ना, कुछ कारण को मैं अभी फिलहाल तो क्लास में नहीं बता सकता, है ना, कभी आपको मैं बताऊंगा। वैसे ही टीएस सोनवानी हमारे जब थे जीपीएससी का चेयरमैन, तो वो भी क्या करते थे, सरगुजा संभाग से बहुत सारे क्वेश्चन बनाते थे। ठीक है, तो सीजीपीएससी में आप देखेंगे तो ज्यादातर ऐसा कुछ अगर विशेष रूप से मतलब एकदम डीप में जाकर कुछ क्वेश्चन बनाना है ना, तो सरगुजा संभाग से ज्यादा बनेगा या बस्तर संभाग से बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दो क्षेत्र जो है दुर्गम क्षेत्र है, खास करके बस्तर दुर्गम है, लेकिन देखा जाए तो सरगुजा वाले क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का नया कुछ प्रश्न आए, नदी वगैरह से प्रश्न आए, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, कंसिडर करेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन मतलब ये जो कथन है इसका मतलब ये क्वेश्चन है इसका, ये जो सोन नदी है ये इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या है, सोन नदी है। चलिए, तो ये था बिजाल नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। चलिए, तो हमारा ये क्लास आज का कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, पीडीएफ आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा।
87 70 18 33 15। इसमें आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप करेंगे और पीडीएफ को वहाँ पर है ना, करंट अफेयर्स का फिर ये जो टॉपिक रहेगा, जो भी नाम लिखा रहेगा यूट्यूब में, इसका पीडीएफ चाहिए या फिर इसका इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप भेजिएगा व्हाट्सएप में, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन में जाकर थोड़ा खोजेंगे तो वहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे। आप एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर ये बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, इन कोर्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। खास करके जो एसीएस वाले जितने स्टूडेंट हैं, एई एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे से, तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी कराने का रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी हम करा सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट ही ऐसा रहता है, बहुत कंसाइज तरीके से, बहुत ही अच्छा कंटेंट, मतलब कि कम पढ़ो और ज्यादा नंबर स्कोर करो, ऐसा कंटेंट होता है। एग्जाम को हम पूरा निचोड़ देते हैं, निचोड़ करके वहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उन चीजों को हम ध्यान देते हैं। तो ये तो एक ही एग्जाम, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और भी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं पीएससी के, व्यापम के, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगा उसमें और भी मैं छत्तीसगढ़ के नए नए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, है ना, व्यापम के भी एग्जाम का नए नए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।